हाँ बेटा सॉरी, तो हुआ ये था कि 102B1 मैंने वो पिछली रिकॉर्डिंग को नाम दिया जो अभी अभी बंद हो गई थी, बीच में बंद यूँ हो गई थी कि यहाँ पे ना कैमरे का मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। तो अभी अभी मैंने इसको फॉर्मेट किया है। ठीक है, 102B1 पिछली रिकॉर्डिंग है, तो B2 अभी वाली रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल रही है। ये दोनों कंटिन्यूटी के साथ सुननी है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से 17-18 मिनट की रिकॉर्डिंग बनी थी, उसके बाद से ये कंटिन्यू करना है। तो मैं तुम्हें करवाना चाह रहा था 12 का 1। 12 के 1 के लिए मैंने तुम्हें बताया कि भाई क्वाड्रिलेटरल ये रहा, पैरेललोग्राम ये रहा। पैरेललोग्राम में चेक करो क्या पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है। हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल होता है। मतलब सबसे बड़ा सेट इन चारों में से सबसे बड़ा सेट कौन है? क्यू, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज़ अ सुपर सेट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, स्क्वायर जो है वो इस क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा सा सबसेट है। रेक्टेंगल जो है वो भी क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा सबसेट है। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यूज होते हैं सेट वाले चैप्टर के। एमसीक्यूज जो डायग्राम की सेंस में आते थे ना पहले पुरानी किताब में, तुम्हारी किताब में तो है नहीं। ठीक है, तो बहरहाल वो भी मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कि वो क्या होता था मामला। ठीक है, हमने एक पैरेललोग्राम पिक किया जल्दी से, ABCD। ठीक है, प्रूफ यह करना है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल में अगर कुछ खास काम हो जाए, वो खास काम क्या हो जाए, फॉर एग्जांपल ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल हो जाए। ठीक है, एक पेयर उठाना है साइडों का जो पैरेलल हो। मैंने एक पेयर उठा लिया साइडों का जो पैरेलल है। ठीक है, अब जो पैरेलल साइडों का पेयर है उनके एंगल चेक करो, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। मतलब ये एंगल जितना बनेगा वो एंगल इतना भी यही बनेगा सेम। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मैं ज़्यादा क्लियरली दिखाना चाहूँ तो ऑल्सो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इन्हें जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल ये कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, एंगल भी तो बराबर होंगे। ठीक है, सिमिलरली ये दो साइडें आपस में क्या है, पैरेलल है। ये बता दिया। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये काम हो जाए कि दो साइडें, मतलब एक पेयर वाली दो साइडें पैरेलल हो जाएं और उनके जो एंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, तो वो फिगर कहलाएगी पैरेललोग्राम। ये साबित करके देना है, डायग्राम बना के थोड़ी साबित करना है। बच्चा सोच रहा है कि सर हम ये डायग्राम ड्रॉ कर दें हमें 6 नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे बेटा, 8 नंबर नहीं मिलेंगे इस सवाल पे। ऐसे तुम्हें वेक्टर का इस्तेमाल दिखाना है, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, करना क्या था प्रूफ। सबसे पहले जो जो चीज़ें गिवन है लिख लो। गिवन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल गई, हमने ये खुद ड्रॉ किया है। ठीक है, ये कहीं बनी भी नहीं आएगी डायग्राम, तो तुम्हें बनानी है खुद। ठीक है, सबसे पहले बताओ कोई भी दो साइडें उठा लो जो बराबर है, ए बी और DC ये बराबर है आपस में। तुमने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने दोनों वेक्टरों की डायरेक्शन एक ही रखी है। मतलब अगर यहाँ मैं A से B की तरफ गया हूँ तो यहाँ भी मैं D से C की तरफ गया हूँ, ताकि हमारा आंसर नेगेटिव की तरफ ना जाए। ठीक है, AB बराबर है, AB की लेंथ बराबर है DC के, डायग्राम से पता लग रहा है, बिल्कुल पता लग रहा है। ऑल्सो और क्या पता लग रहा है, AD की लेंथ किसके बराबर होगी, हाँ सही डायरेक्शन बताना मुझे। AD की लेंथ किसके बराबर होगी, BC की लेंथ के। ठीक है, बराबर होगी BC लेंथ के। बात समझ में, डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इन सवालों पे कि जो डायरेक्शन तुमने रखी है वही रखोगे। अगर AD को तुम बराबर करा दोगे CB साइड के तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बेटा वेक्टर की। ठीक है, इन चीज़ पे ज़रा ध्यान कर लेना। इसको और क्या लिख सकते हैं, और AB को मैंने नाम दिया पोजीशन वेक्टर A। AB को मैंने नाम दिया पोजीशन वेक्टर A, बराबर हो गया DC को मैं नाम दे रहा हूँ, DC को मैं नाम दे रहा हूँ पोजीशन वेक्टर C। मतलब पहला पोजीशन वेक्टर लिख के दे दूँगा तुम्हें, A ये रहा, B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। ठीक है, चारों पॉइंट ABCD ऐसे ही रखे थे, तो चारों के पोजीशन वेक्टर भी दिखा दिए तुमने लिख के। जब तुमने पोजीशन वेक्टर लिख के दिखा दिए तो जहाँ AB का नाम इस्तेमाल हो रहा है उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर A पोजीशन वेक्टर वाला। और जहाँ DC का नाम इस्तेमाल हो रहा है वहाँ क्या लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर C वाला। सिमिलरली AD के लिए बताओ क्या लिखूँ, स्मॉल d इज इक्वल्स टू BC के लिए क्या लिखूँ, स्मॉल b। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब चलो आगे प्रूफ को एंड करते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है। ठीक है, लेट करके यहाँ पे बता भी दो।
लेट हमने ए बी को नाम दिया हुआ है, ए बी को पोजीशन वेक्टर का नाम दिया हुआ है ए, बी सी का पोजीशन वेक्टर हमने नाम दिया हुआ है बी, और फिर डी सी का हमने नाम दिया हुआ है सी, और फिर ए डी है उसका हमने नाम दिया हुआ है डी। और भी कोई वेक्टर है इनके अलावा कोई वेक्टर दिख रहा है तुम्हें? 1 2 3 4 वेक्टर दिखे। एक बच्चा चिल्लाया सर ए सी डायगोनल। अब मुझे ए सी डायगोनल के बारे में जानना है, ठीक है। ए सी डायगोनल, ए सी डायगोनल भी तो एक वेक्टर है, इसको कोई नाम क्यों नहीं दिया? नाम नहीं दिया तो नाम दे दो, इसको नाम दे दो पोजीशन वेक्टर ई, इसको हमने नाम दे दिया पोजीशन वेक्टर ई। अब देखना अब इसमें होता क्या, यहीं से तुम्हारा प्रूफ बन जाएगा, 2-3 लाइनों का और काम है और आंसर आ जाएगा। तो ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। क्या है बात सही लिखी है मैंने या गलत लिखी है? ए बी सी वाला ट्राइंगल जब उसकी एक साइड बराबर थी, पैरेलल हो गई थी, और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया था दोनों ट्राइंगल्स में, तो क्या ट्रिग्नोमेट्री के एतबार से हम ये लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ इक्विवेलेंट टू ट्राइंगल ए डी सी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। वही तो लिखा है मैंने कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्विवेलेंट है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारी 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के जो थ्योरम थे वो कहते थे, ठीक है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साइड ए सी भी तो बराबर होगी दोनों में, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का डायगोनल चेक करो, कोई कॉमन साइड तो नहीं है? हाँ सर कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल के अंदर, ए डी सी के अंदर भी ए सी है और ए बी सी के अंदर भी साइड ए सी मौजूद है, ठीक है। जब दोनों में साइड बराबर है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? ई इक्वल्स टू ई नाम दिया हुआ है, ठीक है। ई नाम दिया था अभी थोड़ी देर पहले, बराबर में ही कर रहा हूँ मैं, ई इक्वल्स टू ई। देयरफॉर ट्राइंगल ए सी डी किसके बराबर हुआ? ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी बी। कैसे पता लगा? कॉन्ग्रुएंट क्यों लिखा या इक्वल टू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भाई अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल की, पहले मैंने साइडें बता दी, साइडों से पता लग गया कि दोनों का डायगोनल एक ही बन रहा था। अब चलो ज़रा जल्दी से एंगल पे, ठीक है। एंगल की जब बात करोगे ए सी डी का मतलब ए सी डी पे जो एंगल बनेगा वही एंगल बनेगा ए सी बी का, ठीक है। और करके से और क्या लिख सकते हैं? और करके से हम ये लिख सकते हैं, ये मैंने लिखा है ट्राइंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। इस साइन को पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और एक ये सिंबल भी आता है, ये सिंबल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिंबल एंगल को रिप्रेजेंट करता है। एंगल, बड़ा एंगल यहाँ पे डी है, बड़ा एंगल यहाँ पे बी है। आमतौर पे हम बड़े एंगल को दिखाते हैं, बड़े एंगल से हम ट्राइंगल को शुरू करते हैं। डी ए सी वाला जो एंगल होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके? बी ए सी वाले एंगल के। बात समझ में आई? एक चीज़ मिस कर दी है, एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी। बड़े वाले दोनों के एंगल हेड किए और फाइनली एक स्टेटमेंट दे दो, द साइड्स आर पैरेलल, द साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। एक मिनट, साइड पैरेलल है और ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं, मतलब ऑल्टरनेट कह लो उसको, या बुक में क्या नाम दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो स्टेटमेंट मांगी थी वो स्टेटमेंट दे दो और आखिर में लिख दो कि द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ए बी सी डी आर पैरेलल, हैंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ, ठीक है। द पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए बी सी डी आर पैरेलल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम बना दो इधर, ठीक है। बनाना नहीं बल्कि लिख देना वर्डिंग में, पैरेललोग्राम हैंस प्रूफ, खत्म, ठीक है। ये काम करना था बेटा तुम्हें 12 के 1 के अंदर।
अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये सारी थ्योरी है, ये तो रटनी पड़ेगी, तो बेटा रटो फिर इसे, ठीक है। अब जिसने तुम्हें अगर ये बता दिया कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, तो उसने तुम्हें तरीका नहीं बताया गया इस सवाल का, है। जो तुम मुझे ये बता रहे हो कि सर ये तो इम्पोर्टेंट है, ओ भाई मैं इम्पोर्टेंट के पीछे नहीं भागता, मैं पूरी बुक करवा देता हूँ, ठीक है। हाँ, और अभी जो तुम्हें इजाफी चीज़ें करवाई हैं, अभी थोड़ी देर में पूछ लूँगा, ठीक है। जो बच्चे पहले मुस्कुरा रहे थे कि सर क्यों हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो बेटा अभी थोड़ी देर में वही एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाएंगी और तुम्हारी किताब में से दिखा दूँगा कि तुम्हारी किताब वालों ने जहाँ से छापा है गलत छापा है, ठीक है। ये तो हो गया 12 का 1, 12 के 2 को कर लेते हैं ज़रा जल्दी से पहले सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन 12 पार्ट 2 में से इन 4 सवालों को मैं 4 सवाल नहीं कहता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ पूरा चैप्टर है बेटा ये सेकेंड ईयर का, ठीक है। हाँ, तो आप ज़रा पहले सवाल पढ़ लें, उसके बाद फिर तुम्हें ये सवाल भी करवा देते हैं, इसमें क्या करना था, कैसे करना था। क्वेश्चन 12 का पार्ट 2 पढ़ना ज़रा। द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हम यहाँ बस यही चल रहा है अभी 2 दिन से, आज तो फिर भी ज़रा मेरी आवाज़ बेहतर है, वरना ऐसा ज़ुकाम हुआ था कि नहीं कंडक्ट कर पा रहा था मैं क्लासेस, क्या करता हूँ, ठीक है। बहरहाल अब ये है कि 12 का 2 मैंने क्वेश्चन पढ़ा दिया तुम्हें, और तुम तो अभी घर पे इस लेक्चर को सुन रहे हो ना, तो ज़्यादा अफादियत उस वक्त तुम्हें हो जाएगी कि अगर तुम जल्दी से क्या करो, अपनी किताब खोल लो और किताब में क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो अपने सामने, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे अब सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ। सॉल्यूशन के लिए इसमें सवाल में बोला है द लाइन बाइसेक्ट द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना लो भाई पहले तो सबसे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जल्दी से जाके एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया। क्वाड्रिलेटरल के हमने नाम दे दिया पॉइंट्स के A B C और D। कंटिन्यूटी में पॉइंट देना है हमेशा, ठीक है। पॉइंट अपनी मर्ज़ी से नहीं देना होता, A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, D यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी से नहीं देना होता। A B C D लिख रहा है बच्चा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूस पॉइंट होते हैं 4, ठीक है। अच्छा, क्या तुम्हें पॉइंट पता है? सर पॉइंट तो नहीं मालूम। अब जब पॉइंट नहीं पता तो क्या तुम्हें एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं सर, एंगल की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सर मिड पॉइंट के बारे में बोला हुआ है। जब तुम्हें पॉइंट नहीं पता, जब तुम्हें एंगल के बारे में कोई डिटेल नहीं पता, याद करो इसी का पिछला सवाल, एक क्वाड्रिलेटरल तो था, उसमें क्या हो गया, 2 साइडें पैरेलल हो गई थी और 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, ठीक है। इसमें ना तो साइडों का जिक्र किया कि साइडें पैरेलल हैं, पैरेलल बोलता तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते, ठीक है। पैरेलल का भी जिक्र नहीं है, एंगल का भी जिक्र नहीं है। जब कुछ भी ना गिवन हो तो जल्दी से पॉइंट लिख लिया करो। और क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट क्या होंगे वो सिखाने से पहले मुझे कुछ चीज़ों के जवाब देना बेटा। ये मैंने तुम्हारे सामने बनाया है XY प्लेन, ठीक है। मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ, मुझे जवाब देना। इधर मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ कैपिटल O, इसके कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ मैं 0,0 मतलब ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट के कोई मुझे बताएगा अगर मैं इस पॉइंट से A यूनिट आगे मूव कर जाऊँ और यहाँ कोई नया पॉइंट आ जाए A यूनिट के बाद, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करूँ, A यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल करूँ, तो कोई मुझे ये वाला पॉइंट बताएगा। इस पॉइंट को चलो नाम दे दो कैपिटल A। कोई मुझे कैपिटल A के कोऑर्डिनेट लिखवाएगा? क्या लिखूँ? हाँ भाई, एक्स एक्सिस पे हम कितना आगे बढ़े, A,0। शाबाश, किसने बोला A,0? बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। वाई एक्सिस पे कितना ऊपर गए? वाई एक्सिस पे तो ऊपर गए ही नहीं सर, A,0। चलो अगर मैं तुमसे ये वाला पॉइंट पूछूं और मैं बोलूं कि भाई ओरिजिन से तुम C यूनिट्स आगे बढ़ गए, ठीक है। अब इस पॉइंट को बताओ, इस पॉइंट C को अब मैं क्या कोऑर्डिनेट के नाम दूंगा? इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? C,0 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस पे ले जाऊँ पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई तुम D यूनिट की हाइट पे चले गए, तो यहाँ का कोई मुझे पॉइंट D लिखवाएगा? क्या लिखूँ हाइट पे?
हाँ बोलो। एक्स तो चेंज ही नहीं हुआ ना, एक्स पे तो है, जीरो पे तो है, जीरो कॉमा वाई कितना हो गया, डी हो गया। ठीक है, अगर मैं और ऊपर चला जाऊँ, यहाँ पे कहीं ले जाऊँ पॉइंट को, तो इधर मैंने, और तुम्हें डिस्टेंस बता दूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ई यूनिट्स, और इस पॉइंट को नाम दे दूँ कैपिटल ई। कोई कैपिटल ई के कोऑर्डिनेट लिखवा देगा मुझे? हाँ, क्या लिखें? जो कह रहा भाई 0, डी तो नहीं होगा, 0, ई हो जाएगा। ठीक है, जो डिस्टेंस आया था। ये चीज़ मैंने क्यों समझाई है, ये चीज़ तुम्हारी पूरी सेकेंड ईयर करवा देगी बेटा तुम्हें। ठीक है, और इसी चीज़ से तुम्हारा ये वाला सवाल भी बड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल जैसा एक सवाल दे दिया गया और इसके अंदर ना तो ये बताया कि साइडें कौन कौन सी पैरेलल हैं भी या नहीं, कोई भी नहीं है तो उसने नहीं बताया, ना ही इसमें एंगल का कोई जिक्र है। जब एंगल का और साइडों का कोई जिक्र नहीं होता ना, तो उस वक्त बेटा चुपचाप पहले हम पॉइंट लिख लिया करते हैं। अब बताओ, पहला पॉइंट अगर मैंने लिखा A, B, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या A, 0, B, 0, ऐसा कुछ इनमें से कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये इटैलिक लाइन है और डाउनवर्ड जा रही है। ये पॉइंट लाजमी पहले वाले पॉइंट से डिफरेंट होगा, तो इसे नए नाम देने C, D। ठीक है, अब A भी आ गया, C, D आ गया। पॉइंट C इन दोनों पॉइंट्स में मैच नहीं हो रहा, ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ना इन दोनों पॉइंट्स को टच कर रहा है कहीं। ठीक है, इसके दोनों कोऑर्डिनेट अलग अलग होंगे। ए भी लिया है, सी डी लिया है, यहाँ क्या रखोगे E, F, और यहाँ क्या रखोगे G, H। ये काम करना था सबसे पहले, तुम्हें पॉइंट रखना था। अब यहाँ मुझे मालूम है पूरा कराची मेरा खिलाफ हो जाएगा कि भाई ये क्या सेकेंड ईयर का मेथड करवा रहे हो। सेकेंड ईयर का मेथड नहीं करवा रहे, बच्चे को सिर्फ आइडिया दे रहे हैं पहले कि भाई ये पॉइंट निकालने का तरीका था। पॉइंट निकालने का तरीका समझ में आ गया? हाँ सर, सबको आ गया समझ में। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब जब समझ में आ गया ना, तो पॉइंट ए के पॉइंट को मैं और क्या लिख सकता हूँ वेक्टर फॉर्म में, AI प्लस शाबाश BJ। बी के पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, CI प्लस DJ। ये लो बेटा, अलजेब्रिक क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जो तुम्हारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट कर दिया फौरी तौर पे अलजेब्रा में। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स में। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री बनी ही वेक्टर के थ्रू है। ठीक है, वेक्टर्स में से ही ये तुम्हारे सारे पॉइंट्स निकले। AI प्लस BJ था जिसको हम A, B पढ़ते आ रहे हैं। ये CI प्लस DJ था जिसको हम C, D पढ़ते आ रहे हैं। ये DJ पॉइंट लिखा है D ऑफ J कॉम्पोनेंट वाला। ठीक है, DJ ब्रावो वाला नहीं लिखा हुआ है। अच्छा भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, EI प्लस FJ, और इसको क्या लिख सकते हैं, GI प्लस HJ। लिख दो भाई, GI प्लस HJ। ये मैंने तुम्हें एहतियातन एक चीज़ लिख कर दिखा दी कि या तो ये लिख लो या ये लिख लो, दोनों के मतलब एक ही होते हैं। ये आम तौर पे हम पॉइंट्स लिखते हैं जैसे AB, CD, EF, GH। आम तौर पे हम पॉइंट्स लिखते हैं। और वेक्टर फॉर्म अगर मांगी है इस सवाल में, बोल रहा है वेक्टर के थ्रू करना, तो भाई ठीक है, हम वेक्टर फॉर्म लेके चले जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन वेक्टर फॉर्म लेके अगर चलोगे, सवाल थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा भारी हो जाएगा। बेहतर तरीका ये है तुम यही पॉइंट्स रखो, ये पॉइंट भी वेक्टर से ही बने हुए होते हैं। चारों पॉइंट से सॉल्व कर लो सवाल को। जब सवाल पूरा सॉल्व हो जाए तो फाइनल आंसर वेक्टर की फॉर्म में दे देना। ठीक है, ये तरीका भी एकदम एक्यूरेट तरीका है, और ये मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है बेटा। मैं कैम्ब्रिज की किताबों से, जहाँ से तुम्हारी किताब वालों ने सवाल छापे हैं ना, वहाँ से तुम्हें रेफरेंसेस दिखा दूंगा इन सवालों के। ठीक है, इवन तुम्हारी किताब के अंदर गलतियाँ भी दिखा दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो अभी हमने सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। क्वाड्रिलेटरल के बाद की तो कहानी अभी शुरू ही नहीं हुई। ये तो बोल रहा भाई हर साइड के मिड पॉइंट पे जाना है। ठीक है, मतलब सबसे पहली साइड अगर तुमने ए बी नाम दी हुई है, तो ए बी साइड का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, इसको हमने नाम दिया हुआ H। ठीक है, फिर BC साइड का कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, इसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, चलो F नाम दे दिया इसको यहाँ पे। ठीक है, फिर इधर कोई मिड पॉइंट होगा, इसको मैं G नाम दे रहा हूँ। फिर इधर भी कोई मिड पॉइंट होगा AD का, इसे मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल E। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स और आ गए। इन चारों पॉइंट्स को ज़रा मिलाओ। इन 2 पॉइंट्स को मिलाया, इन 2 पॉइंट्स को मिलाया, तो पता लगा ये 2 पॉइंट्स
आपस में जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुए ये पॉइंट भी तो मिड पॉइंट आ गया। अब ये मिड पॉइंट किसका आ गया? ये मिड पॉइंट, इसको नाम दे दो कोई भी, पी नाम दे दिया मैंने। पॉइंट पी जो है ना, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली मिड पॉइंट है जी और एच का, और साथ के साथ ये मिड पॉइंट है ई और एफ का। यही तो प्रूफ करके देना है। अब खोलो किताब और अब पढ़ो सवाल। अब डायग्राम समझ में आई तुम्हें, अब तुम्हें सवाल समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग पहले सवाल का सॉल्यूशन लिखवा देते हैं, आखिर में जाके बोलते हैं डायग्राम ज़रूरी नहीं होती, वो अल्लाह के बंदे, डायग्राम के बगैर ये सवाल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेरे सामने अगर तुम ये डायग्राम नहीं बनाओगे 0 नंबर दूंगा मैं। ठीक है, और वो बेचारे जो बिलक रहे थे बच्चे कि सर ये 4 इम्पोर्टेंट सवाल हैं, करवा दें। ठीक है, तो तुम लोग अब जो है ठीक है पीछे पड़ गए थे ना, अब मैं पीछे पड़ जाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो पीछे पड़ने का मतलब ये है कि तुम लोग अभी आ रहे हो इंशाल्लाह कल मेरे पास। ठीक है, जीटी देने। तो ठीक है बेटा, रजिस्टर लेकर आएंगे सब लोग। ठीक है ना, और ये आज जितने सवाल मैं करवा रहा हूँ ना इधर, सारे सवाल चाहिए रजिस्टर के अंदर। ठीक है, अगर सवाल चेक नहीं होंगे तो फिर जो है आपका टेस्ट शुरू नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप ये 4 सवाल मतलब 12 के चारों पार्ट, फिर 13, 14, 15, ये सारे सवाल आप अपने रजिस्टर में करके नहीं लेकर आ जाएंगे, तब तक मैं आपका टेस्ट शुरू नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब तुमने इतनी इम्पोर्टेंस दी और मैं इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि इस वक्त सुबह 7 बजे से मैं बैठा हुआ रिकॉर्डिंग पे। ये अभी 9 बज गए। पहले सबसे तो मैंने ये बेस थोड़ी रिपेयर करी, उसके बाद जाके मैं तुम लोग के लिए ही काम कर रहा हूँ। मैं तो इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, सही है। अब तुम लोगों ने एक चीज़ मांगी है तो उसे पूरा करो ना, फुलफ़िल करो, और ताकि तुम्हारे पेरेंट्स भी देखें कि हाँ भाई माशाल्लाह हमारा बच्चा जो है इतनी लगन से पढ़ रहा है, मेहनत से पढ़ रहा है कि वो ये 7 सवाल सॉल्व कर रहा है खुद। ठीक है, क्या पता कल सर ने पेपर में ना दे दी हो, और पेपर में तुम्हें इन 7 पार्ट्स में से कोई ना कोई एक पार्ट दिख सकता है। ठीक है, क्या पता ना दिखे लेकिन दिख सकता है। और इस क्लास के एंड पे जो मैं तुम्हें 4 सवाल करवाऊँगा, 4 पार्ट करवाऊँगा 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 के, उनमें से लाजमी एक सवाल तुम्हें दिख जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, कल वाले जीटी में भी और फाइनल एग्ज़ाम में भी इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल तरीका समझा दूंगा, उसकी गलतियां भी बता दूंगा। बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं चैप्टर 9 के अंदर, क्वेश्चन 1 के अंदर। ठीक है, ये मैंने समझा दी तुम्हें डायग्राम तो सबको समझ में आ गई। सर आगे मेथड तो बता दें, मेथड के अंदर करना क्या है। मेथड के अंदर ये करना था भाई साहब, सबसे पहले जब तुम्हें 4 पॉइंट्स पता लग गए हैं ना, तो मैं इनको अभी 2 पॉइंट की फॉर्मेट में उठा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तुम वेक्टर फॉर्मेट में उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। सबसे पहले बारी बारी चारों मिड पॉइंट निकाल लो। ठीक है, एच इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किस का मिड पॉइंट है? एच, ए बी का, ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है एच। ठीक है, तो एच के लिए फॉर्मूला क्या होगा? एच एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, एच ऑफ x कॉमा वाई। ज़रा बताओ क्या बनेंगे? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब x1 प्लस x2 किस के रखने? a और b वाले रखने हैं। तो पहले इधर a के कोऑर्डिनेट लिख दो, a के क्या थे? a कॉमा b, और b के भी कोऑर्डिनेट लिख दो बराबर में, c कॉमा d, ताकि तुम्हें x1 y1 x2 y2 पता लगता रहे। ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। ठीक है, पॉइंट्स पता लग गए तुम्हें। हिंट के लिए दिया है मैंने लिखकर, तुम्हें नहीं लिखना, तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ भाई, पहला पॉइंट क्या बना? x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब a प्लस सी होल अपॉन 2 कॉमा b प्लस डी होल अपॉन 2। पहला पॉइंट आ गया, पॉइंट h। जब पॉइंट h तुमने निकाल लिया तो फिर अब मुझे बताओ पॉइंट f कितना होगा, g कितना होगा और h कितना होगा। ठीक है, जल्दी से चले। बराबर में बताया कि भाई f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, किस का मिड पॉइंट है? f, बी सी का मिड पॉइंट है। जब बी सी का मिड पॉइंट है f, तो पॉइंट f ऑफ x कॉमा वाई क्या क्या होंगे? फॉर्मूले का नोटेशन एक बार दे दिया
तो बार बार फॉर्मूले की नोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ तुम चाहो तो पॉइंट बी और पॉइंट सी लिख लिया करो ताकि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि भाई x1 कौन है x2 कौन है, ई कॉमा एफ। अब तुम्हें पता लग गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 प्लस x2 अपॉन 2 करो, मतलब c प्लस ई होल अपॉन एफ, सॉरी होल अपॉन 2, कॉमा d प्लस एफ होल अपॉन 2, ठीक है। ये एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट एफ आ गया, c प्लस ई बाई 2 कॉमा डी प्लस एफ बाई 2। सिमिलरली जब तुम काम करोगे पॉइंट g के लिए, तो पॉइंट g के लिए जब तुम वर्किंग करोगे तो g का x कॉमा वाई इक्वल्स टू डॉट 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 लगा दूँ, g का जब तुम पॉइंट निकालोगे वो आएगा e प्लस जी बाई 2 कॉमा एफ प्लस एच बाई 2। अब मैं इसकी वर्किंग तुम्हें नहीं करके दे रहा, क्यों, क्योंकि तुम लोग को तो आज ये रजिस्टर में वैसे भी करना है, ठीक है। तो जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो मैं 2 बार तरीका करके दिखाया मैंने, तीसरी बार और चौथी बार तुम करोगे अभी घर पे, ठीक है, ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस तो होना है इन सवालों की। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, इंपॉर्टेंस तो दो ही नहीं, अहमियत तो दो फिर, ठीक है ना। एच हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, और जो है और कौन सा कोई एक पॉइंट रह गया सर, ई पॉइंट रह गया। चलो यार ई पॉइंट को भी निकाल देते हैं बेटा। ये ई ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके जब तुम कंपोनेंट निकालोगे डॉट डॉट डॉट, मैं नहीं निकाल के दे रहा, जब तुम निकालोगे तो वो आएंगे ए प्लस जी बाई 2 कॉमा बी प्लस एच बाई 2, ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। जब ये चारों आ गए, सवाल में क्या प्रूफ करना है, सवाल में चारों मिड पॉइंट निकाल के छोड़ देने हैं क्या, नहीं सर, सवाल तो अब शुरू हुआ है। सवाल बोलता है ई और एफ का मिड पॉइंट निकालिए और उसे नाम दे दिएगा पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट ई आ चुका है, एफ आ चुका है, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे अब, ठीक है, और से कोई नया पॉइंट नाम दे देंगे पी। और सिमिलरली एच और जी का मिड पॉइंट निकालेंगे, एच और जी का मिड पॉइंट, वो भी क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, सेम पॉइंट पी। मतलब जो पॉइंट पी मिड पॉइंट इन दोनों से आ रहा है वही पॉइंट पी मिड पॉइंट इन दोनों से आएगा, ठीक है। यही तो प्रूफ करके देना था तुम्हें, ठीक है। तो अब तुम्हें प्रूफ कैसे निकालना है, इसका प्रूफ करवा देता हूँ अब मैं तुमसे। मिड पॉइंट ऑफ जी एच निकाल लो भाई, ठीक है। चलो एक क्लियर पेज ले लें, सारे पॉइंट्स तो आ गए ना हमारे पास। तो किस किस का मिड पॉइंट निकालना है, एच और जी का, एच और जी का दिखा दूँ मैं तुम्हें, एच और जी का, ठीक है, जो कि पॉइंट पे आएगा। सिमिलरली ई और एफ का, ई और एफ, ये दोनों मैंने ऊपर नीचे लिख दिए हैं, इन्हीं के ही मिड पॉइंट्स निकालने और उन्हें नाम दे देना पी। तो पॉइंट पी जब तुम निकाल रहे हो, पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब देखो हेडिंग लगेगी इधर, व्हेन पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एच जी का रख रहे हो तुम, ठीक है, एच जी। अब क्या होगा, पी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे। पहले सबसे अच्छी बात हो जाती है कि तुम एच के और जी के पॉइंट्स लिख दो। एच के पॉइंट्स क्या हैं, ए प्लस सी बाई 2 कॉमा बी प्लस डी बाई 2, और जी के पॉइंट्स क्या हैं भाई, जी के पॉइंट्स हैं ई प्लस जी बाई 2 कॉमा एफ प्लस एच बाई 2, ठीक है। अब पहले तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक बार दे दिया तो बार बार कोट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करो। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बोलता है x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, मतलब क्या लिखें, a प्लस सी अपॉन 2 प्लस e प्लस जी अपॉन 2, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 होल अपॉन 2, b प्लस डी अपॉन 2 प्लस f प्लस h अपॉन 2 होल अपॉन 2, ठीक है। ये हमने कर दिया बंद। अब मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देना मज़ीद सिंप्लीफाई, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई से मुराद कि भाई अगर इसमें कुछ कॉमन वगैरह कुछ चीज़ अगर आ रही है तो कर लो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू हाफ, यहाँ भी है एक्स में भी है, हाफ वाई के अंदर भी है। तो मैं चाहूँ तो मैं एक बार ही हाफ बाहर दिखा दूँ और अंदर के जो एलिमेंट रह जाएंगे उनको अंदर लिख दूँ। फॉर एग्जांपल अंदर रह गया ए प्लस सी बाई 2 प्लस ई प्लस जी बाई 2 ब्रैकेट कॉमा
बी प्लस डी बाई टू प्लस एफ प्लस एच बाई टू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बात सही है गलत है देख के बता देना ज़रा। 1/2 पहले के साथ भी था एक्स वाई के साथ और दूसरे के एक्स वाई के साथ भी था, तो मैंने दोनों एक्स वाई में से ही 1/2 बाहर करके लिख दिया ताकि इसको हम बाद में कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाएंगे और ये एज इट इज़ प्रूफ में आ जाएगा हमारे पास। सही है, तो पॉइंट भी हमारे पास बहुत ही कोई अजीब व गरीब किस्म की कंडीशन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो बहरहाल हमने यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया। अब हम चलते हैं ज़रा आगे, मज़ीद इसको आगे देखते हैं कि भाई आगे मज़ीद इसमें क्या क्या काम हो सकते थे जो कि हमने नहीं करे अभी तक। ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ पे लॉक। ठीक है, चलो अगले मिड पॉइंट को उठाते हैं ज़रा, अगले मिड पॉइंट को उठा लेते हैं। उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं? हाँ, एफ़ और ई है। अब एफ़ और ई वाले को जब हम सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ हम बताएंगे व्हेन एफ़ सॉरी एफ़ नहीं, एफ़ और ई का मिड पॉइंट पी तो था, पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एफ ई। जब एफ ई का मिड पॉइंट होगा पॉइंट पी तो पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे क्या क्या कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? एफ़ और ई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एफ़ और ई के कोऑर्डिनेट मैंने तुम्हारे सामने रखे। यहाँ से ज़रा देख के बताओ, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2, मतलब क्या लिखूँ? c प्लस ई अपॉन 2, ये ई है। ठीक है, c प्लस ई अपॉन 2, x1 प्लस x2 a प्लस g अपॉन 2, x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 और ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दो, बड़ा करली ब्रैकेट यहाँ दिखा देते हैं। चलो x1 प्लस x2 होल अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 होल अपॉन 2 d प्लस f अपॉन 2 प्लस b प्लस h अपॉन 2 और होल अपॉन 2। सही है, y1 प्लस y2 होल अपॉन 2 भी हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखो और मैच करना है कि भाई क्या वाकई में ये दोनों साइडें आपस में बराबर बनती हैं या नहीं बनती हैं। पी ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी क्या काम करो, 1/2 अलग कर दिया तो अंदर पता लगा तुम्हें कि भाई क्या क्या बच रहा है, सी प्लस ई, सी प्लस ये लिखा है सी प्लस ई अपॉन 2 प्लस ए प्लस जी अपॉन 2। जो चिल्ला रहा है ना कि सर ये तो दूर दूर तक प्रूफ होते हुए नहीं दिख रहा, तो बेटा थोड़ी सी आंखें सही करा लो अपनी। और इधर अभी मैंने रोका नहीं है सवाल, नीचे स्पेस इसीलिए छोड़ी है कि अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो एक एक स्टेप बढ़ा देंगे दोनों साइड पे, एलसीएम ले लेना, इंशाल्लाह बराबर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, तो क्या करें, डी प्लस एफ अपॉन 2 प्लस बी प्लस एच अपॉन 2 और ब्रैकेट कर दो सारे क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे तुमने देखा कि सर यहाँ तो बन रहा है हाफ, यहाँ भी बन रहा है हाफ, हाफ तो दोनों का सेम आ गया, लेकिन अंदर के एलिमेंट अभी तक सेम नहीं आए। अब जब अंदर के एलिमेंट सेम नहीं आए तो भाई अंदर के एलिमेंट्स के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ लिखा है ए प्लस सी, यहाँ लिखा है ए प्लस जी। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, जो ये वाली साइड थी इसी को कंटिन्यू किया, क्योंकि दोनों बराबर आनी चाहिए थी तो आएंगी बराबर। इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लिया तो क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी होल अपॉन 2 कॉमा यहाँ एलसीएम ले लो 2, बताओ क्या बन रहा है, बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ मैं कर रहा हूँ इसको क्लोज। अब चलो इधर पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसका कोई बताएगा मुझे क्या आ रहा है, 1/2। हाँ भाई बताइए, 2 एलसीएम लिया, यहाँ भी 2 एलसीएम लिया और बताओ सी प्लस ई प्लस ए प्लस जी, सी प्लस ई प्लस ए प्लस जी बन गया। जो चिल्ला रहा था ना यहाँ पे, तो बेटा मेरे कानों में बड़ा तेज़ आवाज़ चुभती है तुम्हारी, तुम्हारे मैसेज होगी। ठीक है, तो काइंडली ये देख लिया करो कि अगला बंदा कहीं मसरूफ़ तो नहीं है। ठीक है, अगर अगला बंदा कह रहा है कि बेटा मैं करवा दूंगा मैं करवा दूंगा मैं करवा दूंगा, तो पीछे नहीं पड़ जाया करते। ठीक है, अब तुम पीछे पड़े तो फिर मैं भी पीछे पड़ गया कि अब मुझे 7 के 7 पार्ट जो हैं ये मुझे चाहिए रजिस्टर में। ठीक है, वरना जीटी स्टार्ट नहीं करने दूंगा मैं। ठीक है, हाँ भले यहाँ पे 2 घंटे लगा दो तुम बैठ के,
पहले ये सवाल मुझे करके दिखाओगे, मैं चेक करूँगा, उसके बाद शुरू कर देंगे, क्योंकि भाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंस तो देंगे। ठीक है, बात ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। तो चलो डी प्लस एफ प्लस बी प्लस एच, डी प्लस एफ प्लस बी प्लस एच, डी प्लस एफ प्लस बी प्लस एच, हो गया प्रूफ। क्या दोनों साइडें बराबर आ गई? ये दोनों साइडें थोड़ी हैं, ये तो दोनों पॉइंट्स हैं, और ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से आए? ये भी पॉइंट पी, ये भी पॉइंट पी, लेकिन जो पहला वाला पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है किस किस का? एच और जी का, और जो दूसरा वाला पॉइंट पी है वो मिड पॉइंट है एफ और ई का। यही तो प्रूफ करके देना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, पहला जो पॉइंट पी है मिड पॉइंट है एच जी का, पहला पॉइंट पी मिड पॉइंट है एच और जी का, और दूसरा पॉइंट पी मिड पॉइंट है ई एफ का, दूसरा पॉइंट पी मिड पॉइंट है एफ ई या ई एफ का। ठीक है, कोई अगर एफ ई के बजाय ई एफ से निकाल ले तो भी सेम आएगा। ठीक है, करके दे दिया मैंने। ठीक है, तो ये बात समझानी थी। एज इट इज सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है ये। अब क्या आंसर यहाँ पे छोड़ दें? नहीं सर, सवाल पढ़ो। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है बाय यूजिंग वेक्टर्स। तो तुमने यहाँ जो पॉइंट को कन्वर्ट किया था ना, तो अगर तुम्हारी मर्ज़ी है तुम सब जगह पॉइंट्स को कन्वर्ट करके लिख लेते, ठीक है, तो भी आंसर करेक्ट माना जाता। और फाइनली तुम जिस स्टेटमेंट पे आगे आंसर को लॉक कर रहे हो ना, ई ऑफ एक्स कॉमा वाई को जहाँ तुम लॉक कर रहे हो, यहाँ पे बस तुम इनके कंपोनेंट्स दिखा देते। कंपोनेंट्स अगर तुम यहाँ इनके दिखा देते तो भी तुम्हारा काम हो जाता। मतलब एक साइड पे लिख देता हूँ, दूसरी साइड के मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि वो सेम रिपीट होंगे, फिर वो तुम्हें लिखने पड़ेंगे खुद। ठीक है, दिस कॉमा दिस लिख लेना। यहाँ पे पहला वाला मैं तुम्हें बता दूँ, ए सी ई और जी, ये 4 पॉइंट्स आ रहे थे तुम्हारे। अच्छा, और 4 पॉइंट्स के अंदर तुमने क्या क्या नाम दिए हुए थे? आई और जे नाम दिए हुए थे ना। बल्कि रुक जाओ, नहीं ना, नहीं रुको भाई, रुको यार, तुम्हें इसके कंपोनेंट भी